बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को हम मुस्तरद करते हैं, जबकि हुकूमतें बनेंगी तो सिर्फ आवाम की मर्जी से ही बनेगी। दूसरी जानिब शहर कायद में जमात इस्लामी की जानिब से आज गजा मिलियन मार्च निकाला गया और कहा गया कि फ़लस्तीनियों के एहतजाज के लिए दायरा कार को वसी करना होगा। हाफिज अब्दुल्ला साहब की जानिब से ये कहा गया है कि PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, एक जानिब कहा जा रहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम की बहुत ज़रूरत है, दूसरी जानिब JUI FA की जानिब से मुतालबा किया गया है कि असर नो इंतखाबात कराए जाए। ये तो बहुत सारी जमातों की तरफ से हो रहा है जी, और इंतखाबात के बाद भी इस्तेकाम तो नहीं पैदा हुआ, उसमें सियासी अदम इस्तेकाम जारी है। जो आने वाला हफ्ता है ये अदालती हवालों से बहुत आम है, क्योंकि कल सुबह 11:30 बजे फुल कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा साहब सदारत करेंगे उसकी, और ये वो फुल कोर्ट है जो कि फ़ैसला करेगा कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका क्या करना है जी। और स्पेशल सीट्स ये वो जो कि हर एक को बताए, इनकी मुझे कोई दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं कि जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो फ़ैसला खिलाफ कहा गया था तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, और फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो उसको सस्पेंड किया था। तो वो अब हुकूमत जो है वो उसके नतीजे में, चूँकि वो मुअत्तल हो गया था, तो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं, इस अरेंजमेंट के पास नहीं। तो अब कल उसके ऊपर समाअत होगी, और कुछ देर पहले तक मैंने सुप्रीम कोर्ट से पता किया कि क्या ये लाइव जाएगा ये नहीं जाएगी, तो उन्होंने वहाँ से मिक्स्ड सिग्नल्स आए कि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन गालिब इम्कान है कि ये लाइव जारी होगी ट्रांसमिशन, क्योंकि पिछली ट्रांसमिशन जो है वो नहीं गई थी, तो उसकी वजह जो है वो खान साहब की मौजूदगी बयान की तफसीली फैसले में। तो अब ये बहुत अहम है कि क्या वो उसका, और ये पूरा हफ्ता जो है इसमें सारे मुकदमात, इसमें तौहीन अदालत के केसेस भी हैं, इसमें साइफर का भी है, इसमें बहुत कुछ अदालत में है, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना का दौरा कर रहे हैं जी। और उसमें ये बजट का क्या सूरत हाल बनेगी, मईशत की, टैक्सेस की, वो भी सारा इस हफ्ते जो है वो कमिंग वीक के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो बातें ज़ेर बहस हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के इशू से। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो जो है वो ट्वीट जो है, या एक्स पे एक ट्वीट किसने किया था, पाकिस्तान में किया था, पाकिस्तान के बाद, ये वो इश्यूज़ हैं जो टेक्टिकल लेवल पे हल हो जाने चाहिए, ये स्ट्रेटजिक इश्यूज़ नहीं है रियासत के। और अब चूँकि हुकूमत जो है वो उसने बात ही, जो ताज़ा तरीन तो ये बात आ रही है कि बिल्कुल ही कोई बात नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये अब एक गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन उससे मेरा ख्याल कि ज़्यादा अरसे इस तरह चल सकता है ये सिलसिला। और इस तो सिस्टम की बात हो रही है ना, ये नहीं निज़ाम चल पा रहा, ये इसका इस अरेंजमेंट में मौजूद लोगों को भी इदराक है, इसका जो है वो जो बाहर हैं उनको भी इदराक है, ये नहीं इस तरह चलते ना। इश्यूज़ बहुत बहुत पेचीदा इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ में वही सिक्योरिटी, मईशत और सोशल अनरेस्ट और ख़ारजा पॉलिसी, और ये एक बड़ी अहम 2-3 जो अहम बातें हुई हैं इसमें। एक तो ये कि जो ये जो शंग्रीला डायलॉग है जो कि सिंगापुर में, जिसका हमने बताया था कि IISS लंदन बेस्ड थिंक टैंक, ज़बरदस्त थिंक टैंक, उसकी हिस्ट्री है पूरी। शंग्रीला डायलॉग जो है वहाँ पर पहुँच गए अचानक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि ये जो शंग्रीला डायलॉग है ये इसका यूरोप से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमूमन वैसे सारे मुल्क इसमें आते हैं, रशिया इसमें नहीं आ रहा 2022 से, यूरोप से भी मुल्क आते हैं, अमेरिका भी होता है इसमें, चाइना। लेकिन यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो
पूरी कोशिश करते हैं कि अपना केस ऐसे जो फोरम्स हैं उस पे वो लेके जाएं। तो वो शंग्रीला में पहुंच गए, सिंगापुर, और वहाँ पर एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरा जो हुआ मामला, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और 15 मिनट की उनकी स्पीच थी। उनका नाम नहीं था मेहमानों में, अचानक उन्होंने सरप्राइज़ वहाँ का विज़िट किया, और जब वो 15 मिनट की स्पीच की उन्होंने, तो स्टेज उन्होंने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने चाइना के ऊपर शदीद तनकीद की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, और ये कहा कि चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों को रोक रहा है कि वो जो यूक्रेन की तरफ से प्रपोज्ड अमन कॉन्फ्रेंस होनी है स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें पिछले हफ्ते चाइना ने कहा कि हम नहीं जा रहे, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि मैं प्रेसिडेंट बाइडेन से भी मुतालबा करता हूँ, शी जिनपिंग से भी करता हूँ, वो आए और सब आलमी लीडर होने की बात करें। तो ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने चाइना पे तनकीद की वहाँ पे। अच्छा, अब चाइना पे तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पर जो उनका यूक्रेन का कीव इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट स्लाइड मैं दिखाऊँ कि उनका जो लोकल अखबार है वो कह रहा है एक्यूज़ चाइना। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा इस पूरे अरसे में ज़ेलेंस्की को खुल के चाइना के अगेंस्ट बात करते देखा है, ठीक है। और उनका मीडिया, मैं उनके मीडिया कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव बात है कि चाइना जो सबसे ज़्यादा, यानी आप समझें कि उसका जिसका पीस के लिए जो कोशिश कर रहा था, तो चाइना के ऊपर उन्होंने बात की है। दूसरा जो है वो एक बहुत अच्छा, उसके बाद उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई है जो लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी डिफेंस जो मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात हुई है उनकी, सारा कुछ हुआ है। लेकिन इसमें जो दूसरी वहाँ पे बात है वो ये है कि शंग्रीला डायलॉग जो है वो एक बहुत गैर मुतवक्को वहाँ पे कशीदगी नज़र आई। शंग्रीला डायलॉग में अमूमन इस तरह की कशीदगी कम होती है, लेकिन इस डायलॉग में जो गुफ्तगू हुई उसमें कशीदगी आई, और उसमें कशीदगी इसलिए आई कि एक तो ज़ेलेंस्की पहुँचे, और ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने चाइना के बारे में बात की। वो तो खैर अब चाइना के दरमियान में से निकल जाता है तो फिर मुझे नहीं पता कि इसका पीस एग्रीमेंट की तरफ कैसे जाएगा। और चाइना अगर बाइकआउट कर रहा है तो, उन्होंने ये भी कहा कि चाइना दूसरे मुल्कों को फोर्स कर रहा है, तो अब कौन से दूसरे मुल्क हैं जो वहाँ पे नहीं जाते, ये भी अब एक सवाल उठेगा, या उन्होंने ब्लफ किया है ज़ेलेंस्की ने। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे थे, तो उन्होंने जो उनकी स्पीच है वो, उनकी जो स्पीच है वो उन्होंने बहुत यानी आप समझें कि कोई लिगी लिपटी बगैर जो है उन्होंने ये कहा है ताइवान के बारे में। इशारा उनका ज़ाहिर है कि अमेरिका की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी ताइवान को चाइना से अलग करने की कोशिश करेगा, चाइना को अपना हिस्सा कहता है, वो अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा, वहाँ पे ज़ाहिर है अमेरिका भी था, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी, कोई मानता कोई भी नहीं ताइवान को, लेकिन मैसेज वो बड़ा खुल के उन्होंने मैसेज दिया। अब यहाँ पे मैं CGTN को कोट कर रहा हूँ, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर 7th स्लाइड, whoever dared to split Taiwan from China to suffer own destruction। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि पीसफुल जो रीयूनिफिकेशन है वो ताइवान की अब नामुमकिन हो गई है। रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 8th स्लाइड। पहले ये था कि शायद पीसफुल, उन्होंने कहा पीसफुल अब नामुमकिन है, अब जो भी है वो उस जंग की सूरत ही होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो है वो इसको कम्बेटिव समिट स्पीच कह रहे हैं CNN, यानी जंगी स्पीच, ठीक है। CNN को मैंने इसमें देखा अभी 6th स्लाइड पे, दोज हू बैक ताइवान इंडिपेंडेंस फेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कम्बेटिव स्पीच खुल के चाइना ने इसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। और पिछले हफ्ते ही अगर आपको याद हो तो चाइना ने जो 2 रोज़ा एक्सरसाइजेस की थी तो उसमें पूरा ब्लॉकेड कर लिया था ताइवान का, और उसमें
यानी वो ऐसी सूरत हाल में था, एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई थी जिसमें वहाँ उनके नए सदर ने आके जो स्पीच, पनिशमेंट ड्रिल्स का नाम भी दिया गया था। अच्छा, अब ये हुआ कि वो वहाँ पर जो मार्कोस जूनियर भी आए हुए थे फिलिपीन के, तो उन्होंने जो स्पीच की तो उन्होंने उस पर जो है वो ये कहा कि जी हमारा फिलिपिनो एक जो सेलर है वो चाइना के एक शिप के साथ उसकी डेथ हो गई है, और उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि ये जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर। ये मार्कोस जूनियर ने, फिर मैं CNN को कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये जुमले बड़े, जो तकरीरों के ये हमें भी इत्तेफाक हुआ है, ये जो शंग्रीला डायलॉग है ये काफ़ी दफ़ा अटेंड किया है, और मनामा का जो बहरीन वाला डायलॉग और जो पहले जनीवा में इनका होता था, और वो तो ये जो जुमले हैं ये बड़े सख्त जुमले हैं उस फोरम के मुनासबत से। तो 10th स्लाइड अगर मैं कोट करूँ यहाँ पे, डेथ ऑफ अ फिलिपिनो साउथ चाइना सी clashes would be very close to act of war, Philippines leader warn। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, उनकी स्पीच के जवाब में जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स ने उनकी स्पीच के जवाब में एक पूरा इसके ऊपर जो है वो एक आप समझ लें कि एक ऑपेड पीस लिखा है, और वो है 9th, चाइना विल नॉट अलाउ इन्वाइटिंग वुल्व्स। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। फिलिपीन ने कहा कि हम अमेरिका को बुलाएंगे, हमारा पैक्ट हुआ हुआ है अमेरिका के साथ, और हमारा फिलिपिनो सेलर चूँकि मारा गया है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, और हम अमेरिका को के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ हुआ है, हम उनको बुलाएंगे तो वो हमारी मदद को आएंगे क्योंकि वो हमारा उनका डिफेंस। उसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि चाइना विल नॉट अलाउ इन्वाइटिंग वुल्व्स इनटू द हाउस, भेड़ियों को घर में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सेज चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल इन रिस्पॉन्स टू मार्कोस जूनियर शंग्रीला स्पीच। यानी वहाँ जो स्पीचेज़ हैं वो बड़ी सख्त स्पीचेज़ जो हैं वो हुई हैं। BBC भी यही कह रहा है, जो 11वीं स्लाइड है, फिलिपीन प्रेसिडेंट वॉन्स चाइना अगेंस्ट एक्ट ऑफ वॉर। अब ये बड़े संजीदा और सीरियस जो है ये। अच्छा, जो US सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने कहा है कि वॉर विद चाइना, एसोसिएटेड प्रेस, ये बड़े इंटरेस्टिंग जुमला है, वॉर विद चाइना नाइदर इमिनेंट नॉर अनअवॉइडेबल, स्ट्रेसिंग नीड फॉर टॉक्स। ठीक है, नाइदर इमिनेंट नॉर अनअवॉइडेबल। अच्छा, बड़ा ये नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि ये इस तरह के फोरम्स पे इस तरह की तकारीर इस वक्त, और वो भी शंग्रीला डायलॉग में, तो वहाँ पर मीटिंग भी हुई थी US सेक्रेटरी डिफेंस की और चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की, तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी सख्त तकरीरें वहाँ पे हुई हैं, और उसके नतीजे में टेम्परेचर जो है साउथ चाइना सी का वो भी हीट वेव, सुपर हीट वेव की तरफ चला गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो डेवलपमेंट है वो जो इसी दौरान हो रही है वो हो रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सीज़ फायर गज़ा का। 50 फ़लस्तीनी जब ये जाबलिया से निकले हैं तो 50 मज़ीद वहाँ से फ़लस्तीनियों की, यानी नॉर्थ ऑफ गज़ा से, जिनको शहीद कर दिया था, उनकी लाशें वहाँ से सामने आई हैं। और कुछ देर पहले जो जॉन कर्बी हैं वाइट हाउस के, उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हम जो हैं वो मतलब उन्होंने, अगर हम 31 इसराइल की मीडिया के कोट करते हैं, जॉन कर्बी ने कहा कि बाइडन सीज़ फायर प्लान इसराइली प्रपोज़ल है, और हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि यरूशलेम अगर हमास इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो भी करें। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें उनके जो एक करीबी मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको तस्लीम कर रहे हैं, और यानी इस सीज़ फायर प्लान को हम तस्लीम कर रहे हैं। यानी अभी तक वो तो खामोश हैं,
लेकिन यानी ख़ुद तो खामोश हैं, लेकिन उनके जो मुशीर हैं, करीबी मुशीर, उनका ये कहना है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, गार्डियन 18th, ठीक है, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल 17th, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके जो दाएं बाजू के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा हम हुकूमत छोड़ देंगे, यानी नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। जो उनके वज़ीर ख़जाना हैं और बेन गवीर और ये जो स्मोट्रिच और ये सारे जो लोग हैं, उन्होंने कहा हम हुकूमत छोड़ देंगे, गिर जाएगी। लेकिन वो लेपिड जो हैं 17 सीटों के साथ वो पहले कह चुके हैं अपोजिशन से कि हम हुकूमत गिरने नहीं देंगे। तो ये जो, और आज जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है कतर, मिस्र और अमेरिका की। कतर, मिस्र, अमेरिका और इसराइल इस वक्त कायरा में आज डायलॉग शुरू हो गया है। ये रफ़ा से जो रफ़ा क्रॉसिंग खोलने पे और यहाँ जो फ़ौज आ गई थी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये सारा। इसी दौरान जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो है 20th स्लाइड। अगर हम जॉइंट, ये है अमेरिका, कतर और इजिप्ट की जॉइंट स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है जो 20th स्लाइड है, ये है इसमें, और इसमें उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग डिसीजन, ये 3 मुल्कों की है, ये ज़हन में रहे, अमेरिका, मिस्र और कतर। यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंटली कॉल बोथ हमास एंड इसराइल टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट, ठीक है, आउटलाइन बाय प्रेसिडेंट बाइडेन, ठीक है, और दोनों एक्सेप्ट करें इसको। हमास तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है, वो है ही सारी वही जो हमास ने दी है उनको, और वो हमास से घूम के वो इसराइल, और इसराइल ने फिर आगे दी, और फिर उसके बाद अब तो इसमें कोई वो रही नहीं है। और अब खुद उन्होंने कह दिया, इसराइल की तरफ से बात आ गई है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो अच्छा, इसके ऊपर टाइम ने, जो टाइम मैगजीन है, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर इसको पढ़ना चाहे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इसके लिए। इट्स टाइम फॉर 23rd, इट्स टाइम फॉर नेतन्याहू टू कंप्लीट द इजराइल हमास डील एंड टेक द लॉस। यानी जो तमाम का तमाम इस जाहिरियत का, इस बर्बरियत का जो मलबा है, उसको एक्सेप्ट करे, अपने ऊपर ले नेतन्याहू, ठीक है, डील करे, और ये सारा मलबा जो है वो अपने सर पे ले ले। ये जनाब टाइम का वो है। और साथ ही जो है वो मतलब ये अब हर जगह बात हो रही है कि जी वो इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके अलावा यकीनन और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये जो है ये अमेरिका की तरफ से प्रेजेंट हुई। रॉयटर्स ने इसके ऊपर ही बात की कि जो उन्होंने जो संडे टाइम्स है उसको एक्चुअली इंटरव्यू में ये बात सारी की। उनके राइटर्स वाले कह रहे हैं कि बाइडन गाजा 22nd कि जी बाइडन गाजा प्लान नॉट अ गुड डील बट इसराइल एक्सेप्ट, अच्छा नहीं है लेकिन हम इसको कबूल कर रहे हैं, चलें जी, अच्छा। तो वो उनके अब जो है वो उन्होंने कह दिया कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है बहुत छोटा सा एक मुख्तसर सा दौरा हुआ है अमीर कतर का, अबू धाबी का, और अमीर कतर और अबू धाबी में उनकी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई। वहाँ पर भी ये डिस्कस हुआ, फाइनलाइज हुआ ये सारा कि भी गज़ा का आगे का प्लान, क्योंकि कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, इन मुल्कों ने, सारे मुल्कों ने आगे जाके उसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी करनी है। वहाँ पे अरसर नौ जो हुकूमती ढांचा और ये सारे सिलसिले, और फिर वो तो ये बस अभी एक प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब इसमें 1 दिन 2 दिन जब भी वो जाबलिया से निकल गए हैं, और बस हाँ जाओ, गैलेंट ने भी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कहा है कि जी हमास को हम किसी सूरत वहाँ नहीं आने देंगे। भाई तय हो गया है ना, हमास भी नहीं होगी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं होगी, PLO के तहत जो है ये अब फ़लस्तीनी जो है ये एक मुश्तरक बात करेंगे, लेकिन सीज़ फायर पहले हो जाए। तो सीज़ फायर का वही प्लान जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने दिया, और जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको ज़ाहिर है कि इतना मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई इशू है नेतन्याहू के लिए या बाकी किसी के लिए भी कि इस मरहले पे जो है वो पीछे हटें। और ख़ास तौर पे जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उनकी कई अरब मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इजिप्ट, ये सब डिस्कस हो रहा है कि इसको कैसे आगे यहाँ से कैसे बचा जाए और निकला जाए आगे।
और बेसिक तो बात वही है कि सीज फायर और निगोसिएशंस। अब निगोसिएशन में होस्टेजेस 10 होते हैं, 10, 12, 13, 15, इधर प्रिजनर्स 25 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, 50 होते हैं। ये बात कीजिए, असल है सीज फायर, पहले सीज फायर हो जाए और साथ ही जाहिर है कि जो मतलब है कि फिर प्रोसेस आगे बढ़े, ये जो बर्बरियत खत्म हो, सीज फायर हो और फिर उसके बाद आगे, मतलब जाहिर है दुनिया उसको मुख्तलिफ मदाद में देख रही है। मेरे नज़दीक सीज फायर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पे और एड अंदर शुरू हो जाए जाना, कि लोग जाएं और जाके उनको ज़ख्मियों को, बच्चों को निकालें, ज़ख्मियों को निकालें और एक मुसीबत जो वहाँ पे खड़ी है उसको ख़त्म करें। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्या, यानी एक ऐसे जो एक बड़ा सिलसिला जो है वो सामने आ रहा है, और वो जो है, अच्छा डोंगजन जो है ना, इनके नए जो वज़ीर दिफा हैं चाइना के, मतलब उनकी ये गालिबन पहली पब्लिक स्पीच है इस तरह की। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो, उन्होंने बड़ी यानी कहते हैं ना कड़ाकेदार किस्म की स्पीच की है चाइना ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिक फोरम पे, कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन और बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि ताइवान की इंडिपेंडेंस, और जो आएगा वो खुद ही अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। तो उन्होंने ये भी एक तरह से कहा कि परखच्चे उड़ जाएंगे उसके जो आएगा दरमियान में, इस तरह करके उनके अल्फाज थे। बड़ी उन्होंने सख्त तकरीर की, और साथ ही जो है वो फिर जो मार्कस को भी उन्होंने कहा वुल्स नहीं आने दें, फिर उनकी ज़ाहिर है कि PLA ने, क्योंकि स्पीच ख़त्म हो चुकी थी चंद घंटे पहले, तो लेकिन ये कि और फिर ज़ेलेंस्की साहब जो है चाइना के ऊपर बात कर गए, तो वो अब एक नई सिनेरियो बन गया है कि चाइना भी पीछे, अब चाइना पहले ही ये स्विट्ज़रलैंड की समिट से पीछे हटा हुआ था। प्रेसिडेंट बाइडन का भी आना भी तय नहीं है, वो आ रहे हैं D-Day पे और बाकी उस पर, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि वो स्विट्ज़रलैंड में जो हो रही है कॉन्फ्रेंस समिट यूक्रेन, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खुद बुलवाई हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं 105 मुल्क आएंगे या 100 मुल्क आएंगे, लेकिन बहरहाल ये एक नया जो है ये वहाँ पे एक तलखी पैदा हुई। अच्छा, अब इसमें जो ये चीज़ मैंने आपसे कहा, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस वक्त काहिरा में मौजूद हैं सारे, और इस वक्त जो है ये सीज़ फायर के ऊपर भी बात शुरू हो गई है कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडन का प्लान है, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब होती है शुरू, यानी कब इसके ऊपर फौरी तौर पे। अब नेतन्याहू पब्लिक में बयान आगे पीछे, हाँ करें, नहीं ऐसे मैं नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, लेकिन वो होता है ना कि बस ये हो गई ये चीज़। तभी तो इसराइली हुकाम पहुँचे हुए हैं काहिरा, तभी तो उनके लोग काहिरा पहुँचे हुए हैं। अब उसमें ज़ाहिर है ये बात हो रही होगी कि भाई आगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मुज़ाकरात हमास से हो रहे हैं, तो हमास यानी प्रेसिडेंट बाइडन भी ये कह रहे हैं कि हमास यानी हमास ये करे, हमास आगे बात करेगी, तो यानी फिर असल बात ये है कि इसमें जो मेरा ख्याल था कि जो एक गलती हो रही है बहुत बड़ी इस वक्त US एडमिनिस्ट्रेशन से, बड़ी गलती हो रही है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो PLO, वो फिर हमास कह रहे हैं। अच्छा, PLO इस वक्त है भी नहीं, क्योंकि वो जाहिर है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनके पास तो ये रवाली नहीं है, तो लेटर ऑन हो सकता है कि किसी स्टेज पे वो PLO का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जब ये निगोशिएशंस आगे बढ़े, लेकिन अभी तक तो चूंकि हमास है फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो लेकिन वो जो इन्होंने वेस्ट बैंक में किया है, अब देखिए बहुत सारे सवाल हैं। वो सहूलत, वो जो आबादकार हैं वो मौजूद हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, हज़ारों की तादाद में वो बस्तियाँ बना के बैठे हुए हैं, तो ये फ़लस्तीनी रियासत कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा, लेकिन ये तेज़ी के साथ ये इशू चलेगा ऑन गोइंग। 42 दिन का पहला सीज़ फायर टूट ना जाए बीच में, सबकी कोशिश होगी, फिर दूसरी फोर्सेज आएंगी, ये भी नहीं कि इसराइल की फ़ौज विड्रॉ करेगी तो वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट हो जाए, दूसरी फौज आएंगी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जैसे सीज़ फायर होगा तो एड खुलेगी और दुनिया दाखिल होगी अंदर, अमेरिका, यूरोप, लोग सारी एड लेके दाखिल होंगे और वो देखेंगे कि अंदर क्या हुआ है। तो एक बहुत बड़ा क्योस यानी क्योटिक मनाजिर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में गज़ा के अंदर जब लोग दाखिल होंगे तो इंसानियत किस तरह से क्या हुआ है इंसानियत के साथ। 2024 में वही बात कहता हूँ ना हमेशा कि ये कोई सिकंदर आज़म का दौर नहीं है, ठीक है ना, पुरानी जंगें हो रही हैं तो किसी को पता ही नहीं, बाद में तारीख लिखी जा रही है। ये जो है ये है 2024 और उसमें 36,000 या 40,000 या 42,000 लोग जिंदा जला दिए गए, मार दिए गए, बम्स, वो तो अब वहाँ पर एक जनाब मुल्क बताने की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट बाइडन ने ये किया, ये पहले करते तो अच्छा होता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कह दिया, ठीक है, और उन्होंने
अब देखते हैं कि ये कैसे नेतन्याहू से निकलते हैं। और ये बात अब जाहिर है कि अरब मुल्क भी इसमें आ गए हैं, डिस्कशंस भी हो गए हैं, चाइना भी, रशिया भी, सारे, और यूरोप ने भी तस्लीम करना भी शुरू कर दी है। और मतलब अब ये बात आगे बढ़ी है। मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से आएगी। सीज़ फायर ये खुद ही कर लें तो बेहतर है नेतन्याहू। अच्छा, इवेंट्स, वो ANC हार गई वहाँ जनूबी अफ्रीका में, तो वहाँ पर अब हुकूमत अगली कैसे बनेगी, क्या होगा सारा। मैक्सिको का इलेक्शन जो आज बात की थी वो, लेकिन साथ ही जो एग्जिट पोल्स हैं, अब एग्जिट पोल्स जो इंडिया से आ रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, तो उसमें बड़ा मार्जिन है। जो BJP NDA का जो अलायंस है, उसका एक बड़ा मार्जिन एग्जिट पोल्स ही बता रहे हैं कि उसमें है। और एग्जिट पोल्स जो हैं, वो जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं, मैं उस पर नहीं बहुत ज़्यादा कह रहा, लेकिन जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर तो होता ना 40 सीटों का, 50 सीटों का, 70 सीटों का, तो समझ में आती बात। ये तो काफ़ी फ़र्क है, यानी जो डिफरेंस है वो तो मतलब 100-200 सीटों का फ़र्क आ रहा है। तो वो इतने सारी सीटों के ऊपर तो उनके सारे ही मीडिया ग्रुप्स जो हैं, मतलब किसी एक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, उनके तमाम मीडिया जो है वो हर एक को बुरा भला अगर कहें राहुल गांधी, या वो सभी गलत हों तो फिर एक अलग बात है। लेकिन वैसे तो जो उनके बड़े मुस्तनद मीडिया है उनका, वो सारे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अच्छा या बुरा, जैसा भी उनको पसंद आए या नापसंद आए, मोदी सरकार, वो कह रहे हैं जीत मोदी सरकार ही रही है बारह। तो जो हकीकत है वो हकीकत, उसको मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि जी वो जो है वो बिका हुआ मीडिया और गुदी मीडिया जो भी है वो होगा। लेकिन ये रिजल्ट जो है, ये मेरा ख्याल है कि इसमें NDA जो है वो आ गई है, मोदी आ गए हैं इसमें। अच्छा, ये अब जाहिर है कि नए चैलेंजेस, एक तो अब इसमें 3-4 बातें हैं ना इसमें। हम तो ज़ाहिर है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, उनके लोग सारे, उनके जो जिसको मुंतखब करें वो उनका फ़ैसला है, अवाम का फ़ैसला है। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मुसलमान आबादी वाला मुल्क भारत है। यानी भारत जो है वो कई इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा मुसलमान भारत में आबाद हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पे 200 मिलियन। और ये 200 मिलियन लोग जो हैं ये इसीलिए वहाँ पे रहे कि वो भारत की एक जो है वो शनाख्त रही है, और सेकुलर, यानी अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी और ये और वो। और मैंने आपको बताया ना, एक ज़माने में उनकी फ़िल्मों के नाम ऐसे होते थे कि जिससे ये शो होता था कि यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक इकट्ठे हैं। और जनाब वो अमर, अकबर, एंथनी, तो अमर हिंदू है, अकबर मुसलमान है, एंथनी जो है वो क्रिश्चियन है। तो उनकी फ़िल्मों के नाम ज़ाहिर होते थे कि जी ये कितना यहाँ पे भाईचारा है और सब कैसे इकट्ठे रहते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो अगले चंद सालों में क्या होती है, वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, उन्होंने खुद देखना है कि वो हिंदुत्व की तरफ जाते हैं या वो जो है वो हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये है कि वो उसको कैसे आगे लेके जाते हैं और वहाँ पर अंदर जो मुसलमान मौजूद हैं उनके साथ और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसको कैसे डील करते हैं। क्योंकि वो भी फिर आपकी फॉरेन उनके लोकल सियासत में डिस्कस नहीं करता मैं, अनलेस एंड अनटिल वो फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो, और वो होगा आने वाले दिनों के अंदर। वो इसलिए होगा कि जो एक हालिया सबसे बड़ा ये जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना कि अगली जियो पॉलिटिक्स ने शायद गजा से ही उठना है, क्योंकि उसमें रशिया और चाइना और बहुत बड़ी दुनिया जो है वो एक पोजीशन ले गई। इवन अमेरिका भी पोजीशन ले गया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। लेकिन उसमें जो कुछ मैं नहीं जानता कि इसकी क्या वजह है। 2 बातें जो है ना, मैं आपको बताया उनके फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, और वो ये पिछले 10 सालों में आप देखें ना कि उन्होंने इवन चंद कुछ अरसे में ये जो कैंपेन चली है, ये बीजेपी का कमाल है कि उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी का जो कामयाबी हैं, जैसे G20 समिट हो रही है तो पूरा भारत जी, पूरी दुनिया गिर गई आके जनाब मोदी साहब के पैरों में गिर गई। लेकिन वो जो गड़बड़ हुई उसको
छुपाने में सही तरह से कामयाब, जैसे कनाडा में क्या हो रहा है या मालदीव में क्या हुआ है, मतलब वो उसको कवर करने में उनकी इलेक्शन की कंपेनिंग होती है ना, तो उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन इशू इसमें जो है ना वो ये है कि ये जो इसराइल वाला इशू हुआ है ना, गज़ा वाला, ये भारत अपनी एक स्टेटिक पॉलिसी से पीछे हटा है बहुत सालों के बाद। और मैं उसमें सिर्फ ये बात बताऊं कि उसमें आज मैं सिर्फ 2 यहाँ पे आर्टिकल्स कोट करूंगा। एक तो ये है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इज इंडिया सप्लाइंग आर्म्स टू इजराइल, थर्ड पार्टी वेंडर्स मोर लाइकली एट प्ले। अच्छा, अब ये है कि वो इसको अगर देखें तो an Israeli bound merchant ship was denied permission to dock in Spain because it was carrying explosive sources from India. अच्छा, जहाज ये अब वहाँ पर जो है वो अगर इसराइल का असला इस्तेमाल हुआ है, इसराइल ने इंडिया का असला फ़लस्तीनी जो बेगुनाहों के लिए किया है, तो ये एक मेरा ख्याल से बहुत वहाँ से जो जियो पॉलिटिक्स जन्म लेगी। और कई तो नक्शे आ रहे हैं कि जिसमें वो मैप आ रहे हैं मुख्तलिफ के, जिसमें वो कंप्लीट वहाँ से इंडिया से वो साउथ अफ्रीका क्रॉस करते हुए जो वेपन्स हैं, वेपन सप्लाई, वो यहाँ के बजाय वो ऊपर से लंबा उनकी जो ये जो अजद की उनकी जो बंदरगाह है वहाँ तक जो वेपन्स जा रहे हैं। तो ये अब इशू ये है कि ये मैं नहीं जानता कि ये पॉलिसी इंडिया ने क्यों ली इस वक्त, ठीक है। और ये जो उनका जहाज़ है, ये वो जहाज़ है जो वहाँ से चला है और ये वेपन्स लेके वहाँ तक जा रहा है। और इसको मैंने कहा है इसको आप इसको भी देखें, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल आज का 26 मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये इशू बड़ा सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। 26 स्लाइड अगर हम दिखाएं दोबारा तो इसमें देखें, इसको उसके मिला के पढ़ें, इस मैप को उससे मिला के पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत अजब पॉलिसी है। अच्छा, ये मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूँ कि ये अजब पॉलिसी क्यों है, और इसकी एक नई डायमेंशन है, और वो है यूएसएस आइजनहावर। इसको मैं कोट ये इसीलिए दोहरा रहा हूँ दोबारा कि वहाँ से उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कि जो है ये हमला नहीं हुआ। लेकिन चाइना की जो है जो 28 स्लाइड अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, या मैं 29 भी दिखा दूं, 24 घंटों में दूसरा अटैक हुतीज ने किया है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर रहा हूँ 29 स्लाइड, और फिर मैं चाइना के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, उनकी सरकारी एजेंसी को, कि हुतीज ने दूसरी स्ट्राइक की है फिर यूएसएस आइजनहावर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स 29 सेकेंड स्ट्राइक ऑन यूएसएस, यानी फिर कैरियर आइजनहावर पे अटैक हुआ है। तो बात ये सारी है कि ये इसका एक डिनायल इसलिए जरूरी है कि ये जो यूएसएस आइजनहावर है ये तो 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसके ऊपर अगर चाइना कह रहा है और इंडिया भी कह रहा है, तो वहां से एक क्लैरिटी आना जरूरी है कि इसके ऊपर अटैक हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर यूएसएस आइजनहावर के जो रडार सिस्टम और बाकी उनका जो पूरा का पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मतलब वो उनका आप समझे स्टेट ऑफ क्राफ्ट से कहते हैं वो खूबसूरत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, क्या उसके ऊपर हुतीज ने अटैक किया है या नहीं किया? और वो ये कह रहे हैं कि एक नहीं किया हमने, 24 घंटों में दूसरा कर दिया। ये चाइना भी कह रहा है और इंडिया भी कह रहा है। तो ये एक ऐसा इशू है। अब मेरे ख्याल से वक्फा लें, उसके बाद और बात करते हैं कि ये रीजन के अंदर जो है ना, ये फ्लैश पॉइंट्स नए खुल रहे हैं, महाज पुराने बंद होते हैं, नहीं होते, वहाँ आप तरफ वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से कड़ी शराइत रखी गई हैं और हुकूमत भी नए टैक्स पे जो है प्लान तैयार करिए, क्या हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ दे सकेगी? मेरे नहीं ख्याल कि कोई रिलीफ आ रहा है, बल्कि मज़ीद मसाइल, हम भी तो सभी बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल का अंबार आ रहा है, और उससे हुकूमत कैसे अब निबरत आज़मा होती है ये देखना है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि माशी हवाले से किसी भी किस्म की कोई रिलीफ मुमकिन है इस वक्त। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था कि पड़ोस में हमारे इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट आ रहा है भारत में, और ज़ाहिर है कि हम वही बात करेंगे जो रीजन या फॉरेन पॉलिसी, बाकी ज़ाहिर है कि उनके अवाम का फैसला है, और वो
इसमें लेकिन ये बात जो है ना कि मुसलमान, एक तो ये इशू है, दूसरा ये कि चाइना के साथ कैसे, और ये अमेरिका चाइना उनकी एक पोजीशनिंग है, उसको कैसे वो उससे निकलते हैं। और ब्रिक्स, SCO, मतलब ये अब ईस्ट और वेस्ट के दरमियान उनके ज़ाहिर है वेस्ट में अच्छे ताल्लुक, ईस्ट के अंदर वो कैसे अब अपनी सिचुएशन को क्या चाइना के साथ अलाइन, क्योंकि ये जो तलखी हुई है सिंगापुर में, उसके बाद ये मज़ीद आगे आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि चाइना जो उनकी कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं करनी, और ये उनके वो इलाके हैं जो कि एक ज़माने में जो सेंचुरी रिवोल्यूशन के दौरान लोग ले गए थे निकाल के, और उसमें बहुत बड़ा इलाका वो भी है जो कि जिसके ऊपर उनका तनाज़ा है इंडिया के साथ, और वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ धरना दे के बैठे हैं, वो इनके इलाके में जो है PLA बैठी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक तो कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ की, वो ज़ाहिर है कि वो हमें पता है कि जी अब आगे कंटिन्यूटी रहेगी रीजन में और ग्लोबली भी, और वो सारा इसमें थोड़ी सी फटीग फैक्टर भी खैर हो जाता है दरमियान में, लेकिन यह है कि वो फटीग फैक्टर से हट के कंटिन्यूटी एक पॉलिसीज़ की हमें कोई बड़ा शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि जो मैं ज़ाहिर है कि वो उनके अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता कि वो कांग्रेस और बाकी जो जमातें, लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि वो उनके जो रहनुमा खड़े हुए हैं, तो मुझे तो नहीं पता चला कि उनके एक तो कारजे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, एक उनके राहुल गांधी साहब हैं जो ज़ाहिर है सबसे, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, अच्छा अरविंद केजरीवाल को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये है कि वो एक कन्फ्यूजन ये रहा कि वो वज़ीर आज़म कौन है, मतलब एक ये भी फिर ये तय हुआ गालिबन के शायद जो उनकी इंटरनल पार्टी को मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं जितना समझा वो ये कि वो शायद ये तय हुआ कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लेगी पार्टी वही उसकी कब जो है वो, यानी फेस जो है ना उसका, उसमें कन्फ्यूजन रहा कि उधर से फेस कौन है। मतलब सब चुपके चुपके कहते रहे कि जी हैं तो राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी जो खुल के होता है ना कि एक INDIA के जो है, अच्छा फिर वो नीतीश उनके जो उनको पता नहीं क्यों इन्होंने बनाया, नीतीश कुमार को गालिबन इसका कन्वीनर बनाया, वो चले गए, फिर दूसरा बनाया गया बंदा, वो मतलब एक आप कहते हैं ना कि वो जेल नहीं हो सका गालिबन INDIA। अब वो अगला इलेक्शन जो है उसमें किस तरह से क्या शेप लेता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो मतलब एक होता है ना कि एक फेस आता है आपके सामने एक ज़बरदस्त पॉलिसीज़ के साथ। अब देखिए ना जैसे ये जो दिल्ली में अरेस्ट हुआ, तो इसको जो है वो एक शुरू में इनकी तरफ से ये बात ऐसी हुई कि जैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब कंट्री वाइड इसके ऊपर कोई एजिटेशन होगा इलेक्शंस के दिनों में, भाई आपने उनको अरेस्ट कर लिए केजरीवाल को, लेकिन उसको भी वो मटेरियलाइज नहीं कर सके। इनकी अपोजिशन जो है INDIA वाले, वो उसको भी मटेरियलाइज नहीं कर सके, हालांकि वो बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ बीच इलेक्शन में, और उसके नतीजे में तो ये कि एक होता है मुजाहरे, कोई वो जो है ना वो अलग अलग रहा सारा सिलसिला। या तो ये कि रियासतों की पॉलिसीज़ अलग हैं इसमें, और वो ज़ाहिर है कि अब वो साउथ में भी BJP ने कोई सीट्स ली, लेकिन एक होता है ना कि इश्यूज बहुत सारे थे, उसको वो लेकिन मटेरियलाइज करके वो वोट तक नहीं कन्वर्ट कर सके, ठीक है, और वो अपील नहीं कर सके जिस तरह जो है वो BJP ने की, और उसमें वो ले गए सीटें, और ये बड़े मार्जिन से ले गए। अच्छा, अब इसमें तो ये अब एक तो फ्लैश पॉइंट ये साउथ चाइना सी का है अचानक जो उभर के सामने आ गया है कि ताइवान के ऊपर बिल्कुल उन्होंने जो उनके तरफ से बात हुई है वो इतनी। तीसरा ये है कि दूसरा ये कि ये जो गज़ा का सीज़फायर होता है इसके बाद वहाँ से क्या तबाही और बर्बादी सामने आती है दुनिया के, और ये कब होता है। और इजिप्ट में तो मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं, रफ़ा से वो पीछे हटेंगे। साथ ही प्रेसिडेंट बाइडन ने बात कर दी, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की, जॉन कर्बी ने अभी वाइट हाउस में आज उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो इस इंटरव्यू में एक्चुअली जॉन कर्बी ने बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, उन्होंने ABC को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इसराइल इसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब यह है कि नेतन्याहू के ने भी कह दिया कि बुरा मुआहदा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई चारा नहीं है हमारे पास वगैरह वगैरह। अभी कब से होगा, कैसे होगा, किस तरह से आगे चलना है, कैसे, और यहाँ से जियोपॉलिटिक्स निकलेगी। और साथ ही यूक्रेन के मामले से चाइना का हटना और ज़ेलेंस्की का कोसना चाइना को, कि चाइना सबसे
इस वक्त चाइना की बहुत ज़रूरत थी मेरा ख्याल है ज़ेलेंस्की को। अमेरिका चाइना दोनों की बैलेंसिंग होती है ना, कि वो एक मतलब चाइना के भी बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो वो इसको, लेकिन उन्होंने ज़ेलेंस्की ने पता नहीं क्यों डेस्परेशन में किया है या कोई पॉलिसी, वो चाइना को रख दिया। कोई चाइना के दरमियान में आता, ये देखें 3-4 मुल्क आ सकते थे ना दरमियान में, चाइना आ सकता था इसमें जो है वो अरब लीग आ सकती थी, यूक्रेन और इवन इंडिया, इवन जो है वो कई मुल्क आ सकते थे दरमियान में। टर्की बड़ी कोशिश कर रहा था इसमें, जो है वो यूरोप के काफ़ी मुल्क इसमें एक्टिव थे, अरब ममालिक एक्टिव थे, लेकिन वो चाइना को रगेद दिया बीच में। चाइना सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो तो चाइना पीछे हटाए, तो अब देखते हैं कि ये पीस कैसे आता है, क्योंकि ये तो मसला काफ़ी ख़राब हुआ है ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बात कहना इस वक्त डेस्परेशन में। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब वो स्पीच कर रहे थे तो उन अमेरिका को भी रगड़ा लगा दिया, इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर, कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा दुनिया में समझते हैं। हालांकि अभी उन्होंने बाइडेन इनके लिए भी एड अप्रूव किया। उन्होंने कहा कुछ मुल्क ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनके बगैर हम चल नहीं सकते वगैरह वगैरह। वो चाइना को भी कोस गए नाम लेके और अमेरिका को भी कोस के चले गए। तो मुझे नहीं पता कि ज़ेलेंस्की वहाँ क्यों आए थे लेकिन उसकी वजह से वो ना भी आते तो जो मार्को जूनियर ने अच्छा खासा टेम्परेचर पहले बढ़ा दिया था वहाँ का चाइना के बारे में बात करके। तो ये अब देखें कि वहाँ पे क्या सूरत डेवलप होती है, और ये यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़ाहिर है कि अगले चंद दिनों में ये नया नक्शा सामने तुलू होगा। तब तक यहाँ पर हमारे यहाँ भी कुछ स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और मामला कुछ बेहतर होंगे। हम दुआ को हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।